अच्छा। आज हम नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए है। और ये हमारे बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे पास एनवायरनमेंट, नेशनल कल्चर और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो इसको हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट की टॉपिक से। एनवायरनमेंट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो ये हमारे पास वो नोट्स है जो कि मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो पहला टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पीपल who try their best to achieve a common goal। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक कॉमन गोल के पीछे लग जाते हैं और उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ सोशल एंटिटी। तो अगर ये सोशल एंटिटी है, तो बीइंग सोशल एंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर इस सोशल एंटिटी के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स और एलिमेंट्स भी होंगे जो कि इमीडिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बॉडी, एवरी एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ऑपरेशन और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। अब ये जो एनवायरनमेंट का लफ्ज़ यहाँ पे आ गया, तो एनवायरनमेंट से हम क्या मतलब लेते हैं, इसको हम कैसे परसीव करेंगे कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट को हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और इस मैनेजमेंट की डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट जो है, इसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं और दूसरे को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसी तरह हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फिर मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं जनरल इन्वायरमेंट और एक को हम कहते हैं टास्क इन्वायरमेंट। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो जनरल इन्वायरमेंट होता है, जनरल इन्वायरमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन की वो सराउंडिंग है और उसमें वो फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की दूसरी टाइप जो है वो टास्क एनवायरनमेंट है। तो टास्क एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स और वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस और इसकी मैनेजमेंट बॉडी और इसकी पॉलिसीज के ऊपर इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। मतलब वो फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो वो जनरल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस और मैनेजमेंट बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास टास्क एनवायरनमेंट होता है। ये डायग्रामेटिकली मैं आपको बताता हूँ। इस डायग्राम को अगर हम देख लें तो इससे भी आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो बीच में है, तो इसको हम, ये ब्राउन सर्कल जो है इसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये ग्रीन और ये जो ब्राउन है, ये जो गोल्डन कलर है और ग्रीन है, तो इसको असल में हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दोनों हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटर्स, रेगुलेटर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स हैं, तो ये हमारे पास एक्चुअली टास्क एनवायरनमेंट में आते हैं। क्योंकि
इनका जो है, इन फैक्टर्स का और इन एलिमेंट्स का इस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ऑपरेशंस के ऊपर इसका इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो इसीलिए ये कंपेटिटर्स और कस्टमर्स, दीज आर द एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ द टास्क एनवायरनमेंट, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। मैंने बताया भी था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टू टाइप्स हैं, टास्क एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट। तो ये टास्क एनवायरनमेंट हुआ और ये जो है ये जनरल एनवायरनमेंट हुआ। जनरल एनवायरनमेंट का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ऑपरेशंस के ऊपर। ये असल में बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, लेकिन नेवरदिलेस इसका इन्फ्लुएंस होता है इनडायरेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दूसरा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है जनरल एनवायरनमेंट का, तो वो ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि इसका इसका इनडायरेक्टली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। ये जनरल होते हैं। इट मीन्स कि इन फैक्टर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। स्पेसिफिकली किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक और इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। क्योंकि कंपेटिटर्स और कस्टमर्स और सप्लायर जो होते हैं, ये कंपनी के उन स्टेक होल्डर्स में आते हैं जिनकी वजह से कंपनी की इंटरनल ऑपरेशंस पे इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट होता है। क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये लोग। और ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैसा इनका इफेक्ट होता है। और इसका जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ऑपरेशंस के ऊपर होता है। तो ये हमारे पास वो एक डायग्राम है कि जिस डायग्राम को लेके हम इस पूरे टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं। नीचे इन्होंने दिया भी है, एक हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि ये है। द टास्क एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट आर एक्चुअली द टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम इसके जितने एलिमेंट्स हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फिर जनरल एंड टास्क एनवायरनमेंट के जितने फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स हैं, हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि मैंने बता दिया आपको, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस से बाहर और उसकी सराउंडिंग में जो एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स होते हैं, तो वो कंपनी की ऑपरेशंस के ऊपर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसके टू टाइप्स हैं, जनरल एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम जनरल एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। तो जनरल एनवायरनमेंट में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स एंड डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव्स, ये बहुत सारे नाम से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो इन तमाम को हम इंडिविजुअली वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि जनरल एनवायरनमेंट जो है ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ब्रॉड डायमेंशंस होते हैं, ब्रॉड फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। ये ब्रॉड होते हैं और नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जबकि टास्क एनवायरनमेंट के जितने एलिमेंट्स हैं, तो दे आर एक्चुअली कंपोजिंग ऑन द स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नीचे दिए गए हैं, ये हमारे पास जनरल एनवायरनमेंट के वो डायमेंशन हैं। तो सबसे पहला डायमेंशन जनरल एनवायरनमेंट का जो है वो इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशंस में अगर मैं इसको बहुत कंसाइजली एक्सप्लेन कर लूँ, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन से हमें कैसे समझ आएगा कि इकोनॉमिक डायमेंशन का ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट पे कैसे असर होता है, या इकोनॉमिक डायमेंशन का ऑर्गेनाइजेशन पर क्या असरात होते हैं। तो 3 एग्जांपल से हम इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मुल्क में अगर इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जितने भी बिजनेसेस और स्टार्टअप्स होते हैं वो स्मूथली ऑपरेट करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो
Important factors of the economic dimensions are like inflation, interest rate and unemployment. इन्फ्लेशन रेट हाई होगा लो होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा लो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा लो होगा। तो हाई एंड लो होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर इन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। कैसे? तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो कंपनी जो है वो अपनी रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए बहुत सी ज़्यादा पेमेंट करेगी। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अगर कंपनी खरीदती है और उस रॉ मटेरियल से फिर वो वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स बनाती है और फिर सोसाइटी एंड मार्केट्स में वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि द कंपनी विल कवर द हायर कॉस्ट फॉर इट एंड सिंपली देन द कंपनी विल रेज कमोडिटी प्राइसेस। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो कंपनी को रॉ मटेरियल महंगे मिलेंगे, तो बदले में ये कंपनी मार्केट को जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सिंपली वो भी महंगे दामों बेचेंगे। तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कि लोग कॉस्टली और बहुत ज़्यादा प्राइसेस वाले प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते, चूँकि साथ साथ में क्वालिटी को भी हम देखते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्राइसेस होंगी उतनी ही किसी कंपनी की सेल्स कम हो जाएगी। तो ये वो इकोनॉमिक कंडीशंस है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस इकोनॉमिक कंडीशन और इस इकोनॉमिक डायमेंशन पर्सपेक्टिव्स के ऑर्गेनाइजेशन पर क्या असरात होते हैं। तो इन्फ्लेशन में आपने देख लिया कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कंपनी रॉ मटेरियल ज़्यादा प्राइसेस पे ख़रीदेगी और इसीलिए वो जब मार्केट में अपने सर्विसेज को रेंडर करते हैं तो वो भी फिर महंगे दामों प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सूरत हाल कुछ बिगड़ गया है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा तो कस्टमर जो है दे आर एक्चुअली लेस विलिंग टू बारो मनी, क्योंकि उनके पास पैसे होंगे और पैसे समटाइम्स आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से भी मिल सकते हैं जहाँ से आप कर्ज लेते हो और फिर उसके ऊपर आप उनको सूद देते हो। तो यहाँ पे मैं वो कन्वेंशनल और इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये हमारा टॉपिक लेंथी हो जाएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो कस्टमर एक्चुअली लोन नहीं लेते तो उनके पास पैसे नहीं होते और फिर पैसे नहीं होते तो वो क्या ख़रीदेंगे। तो इसीलिए कंपनी का जो ऑपरेशंस होते हैं, उनकी जो सेल्स होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इसका एक दूसरा नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्योंकि कंपनी भी मोस्ट ऑफ द टाइम लोन लेती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो फिर अगर कंपनी लोन लेती है तो फिर वो उस लोन के बदले में उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को ज़्यादा सूद देती है। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम बन गया। ज़्यादा सूद ये देती है तो इनके पास पैसे कम पड़ जाएंगे, तो फिर ये क्या रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे और क्या उससे फिर वर्क इन प्रोसेस और क्या फिनिश गुड्स ये सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह तीसरा जो फैक्टर है इकोनॉमिक डायमेंशन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डायमेंशन इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा तो कंपनी जो होगी वो बहुत ही सेलेक्टिव बन जाती है लोगों को हायर करने में। फिर कहते हैं कि हमें ख़ास बंदा लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उनमें फिर सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। और इसका दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का, कस्टमर्स चूँकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, फ्यूअर पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ जॉब और वर्क फोर्स और लेबर, चूँकि वो बहुत कम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको नौकरियाँ कम मिलती है, तो इसीलिए फिर उनकी परचेजिंग पावर भी और बाइंग पावर भी कस्टमर्स की लो हो जाती है। तो उनके पास पैसे नहीं होते तो कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन ख़रीदेगा। तो
इन 3 फैक्टर्स को मिला के हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन इन चीज़ों से मिलती है, इन फैक्टर्स और इन एलिमेंट से बनती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अगर इंटरेस्ट रेट लो हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो हो और इन्फ्लेशन रेट लो हो तो फिर ये कंपनी के फेवर में जाती है। और अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो और इन्फ्लेशन रेट हाई हो तो फिर ये कंपनी की फेवर में नहीं होती और कंपनी को नुकसान हो जाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो डायमेंशन है जनरल एनवायरनमेंट का, वो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में हम कहते हैं कि जिस कंपनी को टेक्नोलॉजिकल एज मिलता है तो वो फिर मार्केट को लीड करती है, मार्केट में वो सबसे आगे आगे होते हैं। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बॉडी होती है उनको ये करना चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स को और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को वो compete कर सके। यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द लार्जर द प्रोडक्शन द मिनिमम विल बी द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे आएगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो तब आता है जब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है, तो कम से कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो। तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस भी वो डायमेंशंस है कि अगर मार्केट में किसी और कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सर्विसिंग कंपनी हो या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते एंड यू विल स्टे बिहाइंड सिंपली। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन का भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो कल्चरल डायमेंशंस। सोशियो कल्चरल डायमेंशंस का मतलब है सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पे आपकी कंपनी ऑपरेट करती है तो उस जगह की, उस टेरिटरी की, उस जियोग्राफिकल लोकेशन की कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। वहाँ पे कुछ कल्चर होता है, उनका स्पेसिफिक कल्चर होता है। तो कंपनी ने एक्चुअली तमाम के तमाम कल्चर के लिए एक किस्म का स्टैंडर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर में लोगों के डिफरेंट टेस्ट होते हैं और डिफरेंट नेसेसिटीज होती है। नेसेसिटीज एंड टेस्ट ऑफ व्हाट? नेसेसिटीज एंड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मुख्तलिफ कल्चर में लोग मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज चाहते हैं और प्रोडक्ट चाहते हैं। मतलब चतराल में, पाकिस्तान में आप चतराल में जाएं, सवाबी में जाएं, पेशावर में आ जाएं, आप जाएं हांगू में, तो वहाँ उनके कुछ ख़ास किस्म के ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होते हैं और सोशली वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए फिर उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सर्विसेज की ज़रूरत होती है, ताकि उनको वो वाला टेस्ट उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मिल जाए जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली फिर वो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वो प्रीफर करते हैं। तो सोशियो कल्चरल डायमेंशंस को भी हमने कंसिडर करना होता है व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक सम पॉलिसीज टू ऑपरेट आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल लीगल डायमेंशन। देखें, ये जो बिजनेस लॉज होते हैं, कानून होता है, हुकूमत होता है और जो लीगल प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, तो वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और कंपनीज के लिए डूज एंड डोंट्स बनाते हैं कि ये काम आपने करने हैं और ये काम आपने नहीं करने, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्विसेज। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशंस को भी आपने लुक आफ्टर करना होगा, कि जिसमें आपने लीगल पॉइंट्स को और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी आपने कवर करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल डायमेंशंस। इंटरनेशनल डायमेंशन से मतलब है ग्लोबल सोसाइटी कॉन्सेप्ट,
कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो उसका असर आपकी कंट्री में मौजूद कंपनी के ऊपर भी होगा। लाइक अगर मैं रिकॉल कर लूँ आपको, जो एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे बैक इन 2008, तो उस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी कंपनीज थे उनकी सेल्स और उनके प्रॉफिट पे उसका असर हुआ था। तो इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा होता है ग्लोबली, उसका किसी पेरेंट और चाइल्ड कंपनी, चाइल्ड कंट्री के कंपनीज के ऊपर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के ऊपर इसका इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट होता है। उसमें पहले है कंपेटिटर्स। सिंपल सी बात है, कंपेटिटर्स को डील करना इट इज अ वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कि हाउ टू डील विद द कंपेटिटर्स इन द मार्केट। अगर आप इनको किक आउट नहीं करेंगे, सिंपली दे विल किक आउट यू फ्रॉम द मार्केट। सिंपल सी बात है। मार्केट में कंपेटिटर्स है तो आप नहीं होंगे, आप होंगे तो आपके कंपेटिटर्स नहीं होंगे। तो इन कंपेटिटर्स को डील करना और इनको फेस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर्स। देखें, ये कंपेटिटर्स, हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। तो कंपेटिटिव एज और कंपेटिटिव एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा? जब आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ मैनेजर्स होंगे जिसकी स्पेशलिटी होती है, स्किल्डफुल होते हैं वो, और आपके पास जो टेक्नोलॉजी है और आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे कंपेटिटर्स को compete करने के लिए हमने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को अपनाना होगा, जिसका मतलब है कि हमारा सब कुछ उनसे यूनिक और डिफरेंट हो, तो तब जाके आपको कंपेटिटिव एज और कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर्स। नॉर्मली हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी गोल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली कस्टमर के बारे में कहा जाता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द बिजनेस। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, यू विल स्टे अलाइव, the company will stay alive and sound. इसीलिए हमें कस्टमर्स की तरफ यू एटीट्यूड अपनाना चाहिए। Managers should always pay close attention to the customer's dimension of the task environment because it's customer purchases that keeps a company alive and sound. कस्टमर्स होंगे तो आपकी कंपनी होगी, तो इसीलिए कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो कि आपकी कंपनी को टाइमली, जिसको जस्ट इन टाइम डिलीवरी कहते हैं, टाइम पे आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इनके साथ अच्छे टर्म्स रखने चाहिए, रिलेशनशिप रखना चाहिए, ताकि वो वक्त पे आपको इनपुट मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकें। तो सप्लायर्स के साथ समटाइम्स हम, या कस्टमर्स के साथ समटाइम्स हम कुछ ऐसे टर्म्स सेट करते हैं, उनको फिर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इनके साथ फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप रखना चाहिए। ये खुश हैं तो आपको टाइम पे क्वालिटी इनपुट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और वो जो टर्म्स मैंने आपको बता दिए, तो उसको हम 2-10 नेट 30 कहते हैं। कस्टमर्स के साथ हम करते हैं अकाउंट रिसीवेबल के लिए कि अगर आपने 10 दिनों में पेमेंट किया तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपने 30 दिनों में फुल पेमेंट करना है। इसी तरह हमारे कुछ रेगुलेटर जैसे होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज और ट्रेड यूनियंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शक्ल में, कि जो एक्चुअली हमारी कंपनी की प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज के ऊपर इनका कंट्रोल होता है, ये उनको रेगुलेट करते हैं, इनका हमारी पॉलिसीज के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। हम जब भी कोई पॉलिसीज बनाते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसीज और ट्रेड यूनियंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें फिर इंटरवेंशन करते हैं, तो इसीलिए उनको भी हमने कंसिडर करना होगा, उनको भी अपने पॉलिसीज़ में शामिल करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इनका कोई बैड रिएक्शन आ जाए और हमारी पॉलिसीज़ फ्लॉप हो जाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स,
स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एक्चुअली वो पार्टनर्स होते हैं जो कि आपकी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं और जॉइंटली कोई और कंपनी है जो कि आपकी कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट वो इनिशिएट कर रही है, तो फिर हमने उनको फैसिलिटेट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनमें सबसे पहला है ओनर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। ओनर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी की प्रॉपर्टी राइट्स इनके पास होती है और कंपनी में इन्हीं लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है इन शेप ऑफ शेयर्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने ये कंपनी शुरू की होती है, या वो लोग जिन्होंने इस कंपनी के कुछ शेयर लिए हैं शेयर मार्केट से, तो एक्चुअली दे हैव द राइट टू चेंज द कंपनीज पॉलिसी एट एनी टाइम। उनके पास राइट है कि वो कंपनी की पॉलिसीज को किसी भी वक्त वो चेंज करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स ने नॉमिनेट किया होता है और फिर वो टॉप मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स की लुक आफ्टर करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी कंपनी की इंटरनल मैटर्स में बहुत डीप इंटरवेंशंस होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक एलिमेंट्स में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ अगर खुश है और आपकी कंपनी के अंदर टर्नओवर रेशो कम है, तो अल्टीमेटली इसका ये मतलब है कि ये एक गुड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका अपोजिट इल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपकी वर्कफोर्स को लीड नहीं कर सकते, तो फिर एक कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन कंपनी के लिए पैदा हो जाता है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ और लेबर यूनियंस फिर वो इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी के लिए, मैनेजमेंट बॉडी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर हमने डेवलप करना होगा कि जिसमें तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ अपने एक्टिविटीज़ को और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। ओसीबी एक ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है कि जिसमें तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यूज़, विजन और बिलीफ इनको सेट करना पड़ता है और उनको इस बात की ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट को सेफ रखना होगा और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कल्चर अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है कि जिसमें हम अखुवत भाईचारे में ज़िंदगी गुजार ले, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रोथ कर सकती है। सो दीज वर ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये हमारा वो पहला लेक्चर था जो कि ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। थैंक यू।